आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्या दिया है प्रॉब्लम में? व्हाट अ पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। पूछा है कि एलसीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है। और हमसे ये भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पावर फैक्टर डेट आइडियल इंडक्टर इज अ वॉटलेस कंपोनेंट। तो लेट अस सी क्या कंसेप्ट यूज होता है, पावर फैक्टर का कंसेप्ट कहाँ से आता है। लेट अस सी, अगर हम बात करें कि हमारे पास एलसीआर सर्किट की, तो एलसीआर सर्किट एक्चुअली में एलसीआर सर्किट में तीन कंपोनेंट हैं, एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। और अगर ये एलसीआर सर्किट में अगर हम बात करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट की, तो सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होने वाला है कि एक मेरे पास एलिमेंट हो गया रेजिस्टेंस, अनदर वन इज द कैपेसिटर एंड लास्ट वन इज द इंडक्टर। रेजिस्टेंस को आर से, कैपेसिटेंस को सी से और इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये तीनों सोर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करके एक एसी वोल्टेज से, एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं, तो एक्चुअली में होगा क्या कि हर वोल्टेज के क्रॉस, हर कंपोनेंट के क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। और उस वोल्टेज को हम लिख सकते हैं कि डेट इज आल्सो आ एसी वोल्टेज, that is the VR, this is the VC across the capacitor and VL voltage across the inductor। ओके, अब यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर ये मेरा एक आर एल सी सर्किट है और हमें इनके फेजर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, फेजर डायग्राम हम इनका कैसे ड्रॉ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। हमें पता होता है कि जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में जो करंट होती है वो फेज में आगे होती है वोल्टेज से। और कितने डिग्री? डेट इज द 90 डिग्री। इसी तरीके से जब भी हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर का वोल्टेज 5 फेज आगे होता है करंट से, और कितने डिग्री? डेट इज द 90 डिग्री। और जब भी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज का फेज होता है डेट विल द फेज ऑफ द करंट, और इनके बीच का अगर हम फेज एंगल बोलें तो डेट इज द 0 डिग्री। ये थ्री बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें हेल्प करेंगी इनका फेजर डायग्राम बनाने में। अगर हम बात करें कि इनके फेजर डायग्राम की, एक्चुअली इनका फेजर डायग्राम अगर हम सिंपली रफली ड्रा करते हैं तो इनका फेजर डायग्राम कुछ कैसे आने वाला है। अगर हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे रेजिस्टेंस को ले लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम बात करके हैं कि हम इंडक्टिव वोल्टेज को ले लिए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा इंडक्ट कैपेसिटिव वोल्टेज होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो इधर ही करंट होगी और रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी इधर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। और वोल्टेज का जो बात करें कैपेसिटर का, तो पीछे होता है फेज में, इसलिए थोड़ा सा डाउनवर्ड, और वीएल आगे होता है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज आगे है। अब हमें यहाँ से वीएल और वीसी पता है, तो अगर हम यहाँ से नेट वोल्टेज का डायग्राम ड्रॉ करें तो नेट वोल्टेज यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर नेट वोल्टेज जो भी यहाँ से बनने वाला होगा ये होगा हमारा वी आर। अगर हम बात करें ये वी आर हो गया, और वी एल और वी सी में कोई तो एक मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा, और जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हुआ उसका डायग्राम अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर कर लिए कि सपोज वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, दिस इज नथिंग बट वी एल माइनस वी सी। इस तरीके से अगर हम इनका रिजल्टेंट यहाँ से ड्रॉ करें तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से होने वाला है कुछ ऐसे। अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूँ तो दिस इज द रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा हमारा वी नेट। वी नेट जो यहाँ से एंगल बनाएगा उस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए फाई बोलता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा वोल्टेज का नेट वोल्टेज डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपली सेम मैनर में अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करें, इम्पीडेंस ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ करें, तो वो भी सेम फैशन में बनने वाला है। तो अगर इम्पीडेंस डायग्राम को हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस आर, डेट इज नथिंग बट एक्सएल, दिस इज द एक्सी। एक्सएल और एक्सी के मैग्नीट्यूड को हम सिमिलर मैनर में अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी लिखें तो यहाँ से हम इसका जो कन्वर्टेड डायग्राम है वो ये कुछ इस मैनर में बनने वाला है, डेट इज द रेजिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अगर हम बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा एक्सएल माइनस एक्सी, और इधर हो गया रेजिस्टेंस। तो इनका जो नेट इम्पीडेंस होने वाला है डेट इज द जेड फार इम्पीडेंस, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फाई एंगल बना रहा है।
तो यहाँ से इम्पीडेंस को हम लिख सकते हैं। अगर हमें tan phi की वैल्यू निकालनी रहे तो हम tan phi सिंपली अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल को देखें तो हम लिख सकते हैं नथिंग बट डेट इज द XL माइनस XC अपॉन R। और अगर हम यहाँ से cos phi की बात करें तो cos phi इज रिटेन एज cos phi नथिंग बट R अपॉन Z। और यहाँ पे cos phi जो कंपोनेंट है इसी कंपोनेंट को ही बोला जाता है, cos phi को ही बोलते हैं पावर फैक्टर। तो यहाँ से हम देख पाए कि एक्चुअली में पावर फैक्टर को डिफाइन कैसे किया गया, कि पावर फैक्टर की डिफाइनिंग हुई है कि सर्किट का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इम्पीडेंस। अगर हम पावर की बात करें कि पावर को हम कैसे लिखते हैं, तो पावर को लिखने का तरीका होता है डेट इज द VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। अगर हम ध्यान दें कि यार सर्किट में जो भी हमारा यहाँ पे VRMS IRMS cos phi है, किसी भी सर्किट की जो पावर है वो cos phi पे डिपेंड करती है, और phi हमें ये बोलता है कि यार हमारा कितना एंगल बनने वाला है। तो अगर हम बात करें कि अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है, अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है तो उस केस में क्या होने वाला है, तो प्योर रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में phi की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो रजिस्टिव सर्किट की जो पावर होती है डेट इज द VRMS IRMS, और हमें पता है cos phi मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम बात करें कि सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस है, तो प्योर कैपेसिटिव की अगर हम बात करें तो उस केस में हमें पता है कि अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस होगा तो उस केस में जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा डेट इज द XC, या हम BC की बात करें तो यहाँ से ये फेज में रेजिस्टेंस से पीछे होता है 90 डिग्री, और फाई की वैल्यू इस केस में हम पुट करने वाले हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें कैपेसिटर के क्रॉस जो पावर कंज्यूम है डेट इज द VRMS IRMS और cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये फैक्टर 0 होता है फॉर कंप्लीट 1 साइकिल। इसी तरीके से अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या होने वाला है, फाई इसके लिए भी 90 होता है, बट डिफरेंस इतना होता है कि आर अगर हॉरिजॉन्टल है तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा VL होता है, या हम बोलें XL होता है। तो इस केस में जो हमारा इंडक्टर के क्रॉस पावर होने वाला है डेट इज आल्सो कम इक्वल टू 0, अगर हम प्योर इंडक्टिव के सर्किट की बात करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यार पहले तो पावर फैक्टर पूछा गया, फिर पूछा गया कि आइडियल इंडक्टर इज अ वॉटलेस कंपोनेंट। तो आइडियल इंडक्टर का मतलब है कि सर्किट में सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट हो, सिर्फ इंडक्टेंस हो और कुछ भी ना हो, मतलब ना तो रेजिस्टेंस हो ना कैपेसिटेंस हो। तो सर्किट में अगर सिर्फ इंडक्टेंस की बात की और इसको हमने AC सोर्स से कनेक्ट किया तो इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज आने वाला है डेट इज गिवन बाय द प्योर इंडक्टिव सर्किट। और हम देख पा रहे हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई 90 होने की वजह से cos 90 0, और cos 90 0 होने की वजह से यहाँ का पावर 0 आ रहा है, मतलब कोई भी पावर लॉस होने वाला नहीं है। हम बोल सकते हैं नो पावर लॉस। अगर नो पावर लॉस है तो इसका क्या फिजिकली क्या मतलब है, फिजिकली मतलब ये है कि जो भी AC सोर्स यहाँ से पावर सप्लाई करेगी वो हमारी करंट की वैल्यू को अगर इंक्रीज कर रही है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो भी कॉयल है तो वो एनर्जी कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो जाएगी, कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्टोर हो जाएगी और कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगी। और अगर हम दूसरे पार्ट में बात करें कि अगर मेरे करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो वापस से सर्किट में वापस चली जाएगी और कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल पावर इंडक्टिव सर्किट की 0 आएगी। और अगर हम बोलेंगे कि अगर पावर 0 आ रही है तो पावर का कोई लॉस नहीं है और पावर का कोई लॉस नहीं है, तो ऐसे कंपोनेंट को बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। और इस तरीके जो करंट फ्लो होती है नोन एज द वॉटलेस करंट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इंडक्टर को इसीलिए आइडियल इंडक्टर को वॉटलेस कंपोनेंट बोला जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।